जब जिंदगी अचानक किसी से सब कुछ छीन ले, तब हर कोई टूटता नहीं। कुछ लोग उसी पल खुद को मजबूती से थाम लेते हैं। नमस्कार। कथा साहित्य में आज जो कहानी आप सुनेंगे, वो यही दिखाती है कि हालात चाहे जैसे भी हों, अगर इंसान खुद पर भरोसा कर ले, तो जिंदगी को फिर से खड़ा किया जा सकता है। कहानी का शीर्षक है आत्मविश्वास, जिसे लिखा है हिंदी साहित्य जगत की जानी मानी सशक्त कथाकार सुधा आदेश जी ने। सदा चहकने वाली दिव्या का कॉलेज से लौटने पर मुरझाया चेहरा देखकर पूर्णिमा ने घबराकर पूछा, क्या बात है बेटा, उदास क्यों हो? क्या तबीयत ठीक नहीं है? बस ऐसे ही, संक्षिप्त सा उत्तर देकर दिव्या अपने कमरे में चली गई। बढ़ती उम्र के साथ दिव्या उसकी पुत्री ही नहीं, मित्र भी बन गई थी। कम बोलना तथा गंभीर से गंभीर समस्याओं को हंसी में उड़ा देना उसकी आदतों में शुमार था, लेकिन उदास होना उसकी प्रकृति नहीं थी। यह जिंदा दिली उसे अपने पिता धीरज से विरासत में मिली थी, जिनका तकिया कलाम था, जिंदगी जिंदा दिली का नाम है, मुर्दा दिल क्या खाक जिया करते हैं। और सच, अपनी इसी दार्शनिकता के कारण जटिल से जटिल समस्याओं में भी वो ना कभी निराश हुई और ना ही कभी हताश, क्योंकि पिता के समान ही उसका भी मानना था कि हताशा या निराशा व्यक्ति के सोचने समझने की क्षमता का ह्रास करती है। परिणाम स्वरूप हमें वांछित परिणाम नहीं मिलता। धीरज की आकस्मिक दुर्घटना में मृत्यु के पश्चात पूर्णिमा भी इसी दर्शन के सहारे अपनी समस्याओं, दर्दे गमों को भूलकर जीवन नैया को पार लगाने की चेष्टा करने लगी थी। पर आज कॉलेज से लौटी हंसमुख खुश मिजाज दिव्या को उदास देखकर उसका मन ना जाने कैसा कैसा हो आया था। कॉफी बनाकर पूर्णिमा दिव्या के कमरे में गई तो देखा कि वो पलंग पर लेटी अपलक छत की ओर निहारे जा रही है। वो अपने विचारों में इतनी तल्लीन थी कि उसे उसके आने का एहसास भी नहीं हुआ। पास रखे स्टूल पर कॉफी रखकर पूर्णिमा ने उसके निकट बैठते हुए हाथ से उसका माथा सहलाते हुए पुनः पूछा, क्या बात है बेटी, क्या तबीयत ठीक नहीं है? या क्लास में किसी से झगड़ा हुआ है? या किसी ने तुझसे कुछ कहा है? कुछ नहीं मम्मा, आप व्यर्थ ही परेशान हो रही हो। अच्छा बताओ, आपको आज बुखार तो नहीं आया? आपने समय से दवा ली? मैं भी कैसी लड़की हूं, हफ्ते भर से बीमार मां की सेवा करने के बजाय उसे परेशान कर रही हूं। दिव्या ने बात बदलते हुए चिंतित स्वर में कहा, बेटी, मैं ठीक हूं, लेकिन एक मां अपने बच्चे का चेहरा देखकर समझ जाती है कि वो सुखी है या दुखी। तुम जरा सी बात पर परेशान होने वाली लड़की नहीं हो, यह मैं अच्छी तरह से जानती हूं। वैसे भी बेटा, हमारा एक दूसरे के अतिरिक्त है भी कौन? यदि हम एक दूसरे को अपनी समस्याएं नहीं बताएंगे तो और किसे बताएंगे? कुछ नहीं मम्मा, बस थोड़ा थक गई हूं, दिव्या ने बात टालते हुए कहा। पूर्णिमा जानती थी दिव्या की उदासी की वजह थकान नहीं, कुछ और ही है। दिव्या का व्यवहार देखकर अचानक उसे महसूस हुआ कि अब वो सचमुच बड़ी हो गई है। बच्चे जब तक छोटे रहते हैं, तब तक अपनी हर छोटी बड़ी समस्याओं को माता पिता के सामने रखकर उसका समाधान प्राप्त करने की चेष्टा करते हैं। किंतु वही बच्चे जब बड़े हो जाते हैं तो अपनी समस्याओं का हल वो स्वयं ढूंढना चाहते हैं। शायद बड़े होने का एहसास उन्हें माता पिता को परेशान करने से रोकता है, लेकिन यह भी एक निर्विवाद सत्य है कि बच्चे चाहे कितने भी बड़े हो जाएं, माता पिता की नजरों में बच्चे ही रहते हैं। यद्यपि उसे दुखी देखकर वो मन ही मन विचलित अवश्य हो गई थी, पर उसने उसे ज्यादा कुरेदना उचित नहीं समझा। पूर्णिमा को पिछले 15 दिनों से हाई फीवर चल रहा था।
ब्लड टेस्ट करवाने पर मलेरिया निकला था। दवाएं चल रही थी। पिछले 2 दिनों से फीवर ना आने के कारण आज वो स्वयं को प्रफुल्लित महसूस कर रही थी। लेकिन आज दिव्या की अनकही परेशानी ने उसे चिंतित कर दिया था। पूर्णिमा की जिंदगी दुखों से परिपूर्ण रही थी। यदि दिव्या उसकी जिंदगी में नहीं होती तो शायद उसका जीना भी कठिन हो जाता। अवसाद के क्षणों में आत्महत्या करने का विचार कई बार उनके दिमाग में आया था, किंतु मासूम दिव्या की भोली सूरत उसे सदा जीने के लिए प्रेरित करती रही थी। दिव्या जब 6 महीने की थी, तभी पूर्णिमा के पति धीरज का एक सड़क दुर्घटना में देहांत हो गया था। जीवन में अंधेरा ही अंधेरा छा गया था। माता पिता थे नहीं। भाई विशाल का दिल विशाल नहीं निकला। अभी उसके आंसू सूखने भी ना पाए थे कि विशाल ने अपनी परेशानी का रोना रोते हुए उसका सहारा बनने से इनकार कर दिया। जीवन के उन कठिन क्षणों में उसके भाई समान जेठ नीरज ने उसे सहारा दिया था। धीरज का सारा पैसा उन्होंने उसके नाम करवा दिया था। जीवन चल निकला था, किंतु धीरे धीरे उसे लगने लगा था कि जेठानी प्रेमा भाभी के व्यवहार में परिवर्तन आने लगा है। वो बात बात पर खींचने लगी हैं तथा उसके प्रत्येक काम में त्रुटि निकालकर बच्चों के सामने डांटने में भी हिचकिचाती नहीं है। नीरज भैया जब उसका पक्ष लेते तो वो उन्हें भी झिड़क दिया करती थी। वैसे भी हम दो हमारे दो के युग में सभी को अपनी गृहस्थी में किसी अन्य का प्रवेश वर्जित प्रतीत होने लगा है। 1-2 दिन, साल 2 साल की बात हो तो कोई सहन भी कर ले, लेकिन किसी रिश्ते को जिंदगी भर के लिए निभाना कठिन ही नहीं, कष्टप्राय भी है। और फिर जिस व्यक्ति के कारण उसका इस परिवार से संबंध था, जब वही नहीं रहा, ऐसी स्थिति में संबंध का निर्वाह करने का प्रयत्न करना नीरज भैया और प्रेमा भाभी का बड़प्पन ही कहा जाएगा। पर धीरे धीरे प्रेमा भाभी का बड़प्पन कहीं खोने लगा था। नीरज भैया ने कभी दिव्या और अपने बच्चों रीना और रवि में भेद नहीं किया। वो अगर अपने बच्चों रीना और रवि के लिए कपड़े या खिलौने लाते तो दिव्या के लिए भी अवश्य लाया करते थे। यहाँ तक कि जेठानी के लिए साड़ी लाते तो उसके लिए भी लाते। लेकिन यही बात जेठानी को सहन नहीं होती थी। आखिर पति की आमदनी में सदैव के लिए किसी का भागीदार बनना उनका स्त्री मन स्वीकार नहीं कर पा रहा था, जिसके कारण वो अकारण ही अपना क्रोध उस पर निकालने लगी थी। प्रेमा, इधर आओ। प्रेमा के आते ही उन्होंने कहा, प्रेमा, आज पूर्णिमा का जन्मदिन है, लो तुम इसे गिफ्ट दे दो। इसमें क्या है? अन्य मनस्कता से प्रेमा भाभी ने पूछा था। एक साड़ी है, यह हमारी ओर से तुम्हारे जन्मदिन पर छोटी सी भेंट है, कहते हुए उन्होंने प्रेमा भाभी से उसे गिफ्ट दिलवाई। हाथ में एक पैकेट पकड़ते हुए कहा तो वो सुखद आश्चर्य से भर उठी थी। उसे लगा अभी भी कोई है जिसे उसकी चिंता है। अपनी मानसिक अवस्था के कारण उसे तो स्वयं ही याद नहीं रहा था कि आज उसका जन्मदिन है। जन्मदिन तथा विवाह की वर्षगांठ काफी जोर शोर से मनाने की प्रथा इस परिवार में पहले से चली आ रही थी। उसे आज भी याद है, विवाह के कुछ दिन पश्चात ही पड़े उसके पहले जन्मदिन पर धीरज ने सुबह उठते ही उसे जन्मदिन की शुभकामनाओं के साथ एक बहुत ही प्यारी साड़ी भेंट की थी तथा छुट्टी लेकर पूरे दिन शहर के दर्शनीय स्थलों की सैर ही नहीं करवाई, वरन मूवी देखकर तथा रात्रि में भोजन करके ही घर लौटे थे। जीवन में पहली बार जन्मदिन मनाया जाना, वह भी इस तरह, उसे अभिभूत कर गया था। धीरज जब तक जीवित रहे उन्होंने उसका जन्मदिन मनाने में कभी चूक नहीं की थी। यहाँ तक कि एक बार उसके जन्मदिन के अवसर पर उन्हें टूर पर जाना पड़ गया था, किंतु सुबह की पहली किरण के साथ ही उसका फोन आ गया था, हैप्पी बर्थडे का संदेश लेकर। वो कभी इस तरह के दिखावे
और फिजूल खर्ची करने को मना करती तो वो कहते, यही तो जीवन के छोटे छोटे क्षण हैं पूर्णिमा, जो जीवन में प्रसन्नता का संचार करते हैं। यदि इन्हें ही भरपूर नहीं जिया गया तो जीवन नीरस होकर रह जाएगा। अरे यार, जीवन जिंदा दिली का नाम है, मुर्दा दिल क्या खाक जिया करते हैं। नीरज भाई और प्रेमा भाभी से प्राप्त उपहार को पाकर वो प्रसन्नता को सहेज भी नहीं पाई थी कि बेडरूम से आती आवाजों ने उसका सुख चैन छीन लिया। कहीं तुम्हारे मन में संवेदना जताते जताते उसके लिए प्रेम तो नहीं पनपने लगा है? वो तुम्हारी नहीं, तुम्हारे भाई की पत्नी है। बात बात पर उपहार देना क्या तुम्हें शोभा देता है? ऐसा करके तुम क्या सिद्ध करना चाहते हो? तुम क्या कह रही हो प्रेमा? पूर्णिमा मेरे दिवंगत भाई की पत्नी है। मेरा उसके प्रति कुछ दायित्व है। दायित्व है तो निभाओ ना, पर जन्मदिन मनाना, बात बात पर उपहार देना बंद करो। हमारे भी बच्चे हैं, उनके भी खर्चे हैं। मैंने क्या कभी रीना और रवि और तुम्हारे प्रति अपना कोई दायित्व निभाने में कोताही की है? तुम यह क्यों भूल रही हो? पूर्णिमा और दिव्या भी तो हमारे अपने ही हैं। तुम्हारे लिए होगी, पर मेरे लिए वो हमारे सुखों पर कुंडली मारे काली नागिन की तरह है। मुझे तो डर है कि वो कहीं मुझे ही डस कर मेरी जगह ना आ बैठे। प्रेमा! अचानक नीरज भैया चिल्लाए थे। उसी के साथ जेठानी का रोने का स्वर उसे भयभीत कर गया था। शायद भाभी ने भैया के कहने से उसे उपहार दे तो दिया था, पर अपनी ईर्ष्या स्वरूप वो इस बात को पचा नहीं पाई थी। तभी एकांत पाते ही उनका क्रोध सारी सीमाएं तोड़कर बह निकला था। उस दिन सबने खाया भी तो ऐसे जैसे वे सब पास रहकर भी दूर दूर हो गए हैं, और वो बेबस सी पूरी रात 4 वर्षीय नन्ही दिव्या को सीने से लगाए काफी देर तक रोती रही थी। जेठानी सच ही तो कह रही है, वो तो काली नागिन है जिसने उनका सुख चैन छीन लिया है। पर क्या एक अकेली स्त्री किसी की बहन या बेटी समान नहीं हो सकती? सदा उसे गलत ढंग से ही क्यों देखा जाता है? एक विधवा का जीवन ना केवल स्वयं के लिए वरन समाज के लिए भी बोझ है। एक स्त्री की इच्छाएं, आकांक्षाएं तो उसके पति की चिता के साथ ही भस्म हो जाती हैं, पर मन और शरीर अत्याचार सहने के लिए रह जाता है। उसने उसी समय निर्णय कर लिया था कि रिश्तों के बंधन और कमजोर हों, उससे पूर्व ही वो अपना अलग घर बसा लेगी। उसका घर तो उजड़ ही गया है, फिर अपनी निरंतर उपस्थिति से किसी के हरे भरे संसार को क्यों उजाड़े? वो भी एक ऐसे व्यक्ति का घर जिसने उसे संकट के समय ना केवल संबल दिया वरन मान सम्मान से जीने का अवसर भी दिया। अखबार में विज्ञापन देखकर उसने नौकरी के लिए अप्लाई करना प्रारंभ कर दिया। विवाह के पूर्व वो ऑफिस में सेक्रेटरी रही थी। 2 वर्ष का अनुभव था। उसे उम्मीद थी कि उसकी मेहनत अवश्य सफल होगी। घर में किसी को बताए बिना जॉब के लिए अप्लाई करना उसे अपराध बोध से ग्रसित कर रहा था। उसे लग रहा था कहीं नीरज भैया उसके प्रयत्न को अपना अपमान ना समझे। पर अगर उसे आत्मसम्मान के साथ जीना है तो प्रयत्न करना ही पड़ेगा। आखिर कब तक वो दूसरों के सुखों पर ग्रहण बनकर अविश्वास के वातावरण में जीती रहेगी? उसने सोचा था कि जब जॉब मिल जाएगा तब उन्हें अपनी स्थिति से अवगत कराते हुए समझा लूंगी। एक दिन उसको बाहर जाते देखकर प्रेमा भाभी ने झल्लाकर उससे प्रश्न किया। तब उसने नम्रता से कहा, दीदी, दिव्या अब बड़ी हो गई है, कब तक यूं ही खाली बैठी रहूंगी? सोचकर 1-2 जगह नौकरी के लिए अप्लाई किया है। आज एक जगह इंटरव्यू है, शायद सफलता मिल जाए। प्रेमा भाभी तो कुछ नहीं बोली थी, पर नीरज भैया अवश्य नाराज हुए थे। पर उसकी बात सुनकर जैसा तुम चाहो वैसा करो कहकर उन्होंने भी मौन स्वीकृति दे दी थी। आखिर उसका प्रयास सफल हुआ, उसे नौकरी मिल ही गई। वेतन जरूर कम था, पर आत्मसम्मान से जीने की राह अवश्य मिल गई थी।
नौकरी मिलने के महीने भर पश्चात ही पूर्णिमा ने ऑफिस के समीप ही एक घर किराए पर ले लिया था। यद्यपि उसके निर्णय से नीरज भैया ने स्वयं को अपमानित महसूस किया था, किंतु उसके कहने पर कि यहाँ से ऑफिस दूर पड़ता है तथा आने जाने में परेशानी होने के कारण उसे अलग घर लेने का निर्णय करना पड़ा। सुनकर वो सहज हो गए थे, किंतु प्रेमा भाभी के चेहरे पर उसने मुद्दतों के पश्चात संतोष की छाया देखी थी। रीना और रवि भी उसके अलग रहने के निर्णय से दुखी हो उठे थे। दिव्या उनके लिए खिलौना थी। स्कूल से आने के पश्चात वे दोनों उसे पार्क लेकर जाते, उसके साथ खेलते, यहाँ तक कि उसे अपने साथ बैठाकर खाना खिलाते थे। वैसे प्रेमा भाभी से उसे कोई शिकायत नहीं थी। यह जो मानव स्वभाव है, वह भी विशेषकर स्त्री का, जो अपने प्यार और अधिकार में किसी की भी दखलंदाजी सहन नहीं कर पाती है। यदि इस अतिक्रमण का अंदेशा उसे किसी स्त्री की तरफ से हो, तो वो और भी आक्रामक हो जाती है। दूसरी औरत, चाहे उसकी सगी बहन ही क्यों ना हो, संदेह के घेरे से बाहर नहीं निकल पाती। अतः उसके अलग घर लेने के निर्णय से प्रेमा भाभी ने संतोष की सांस ली थी तथा रीना और रवि को सहज भाव से समझाते हुए कहा था, चाची कहीं दूर थोड़े ही जा रही है, जब तुम्हारा मन हो जाकर मिल आना। प्रारंभ में दिव्या को क्रैच में छोड़कर जाना मन को परेशान कर जाता था, लेकिन उसके अतिरिक्त उसके पास और कोई उपाय भी तो नहीं था। धीरे धीरे दिव्या ने भी स्वयं को नए वातावरण में ढाल लिया था। दिव्या को नए हमउम्र दोस्तों के साथ खुश देखकर उसके मन का बोझ हट गया था तथा काम में मन लगने लगा था। कुछ वर्षों पश्चात प्रेमा भाभी को उसके प्रति अपने अनुचित व्यवहार का एहसास हुआ था। तब वो उससे क्षमा मांगने आई। तब उसने उनके चरण छूते हुए इतना ही कहा था, प्लीज भाभी, आप अपने मन में कोई अनुचित विचार ना लाएं। आप बड़ी हैं, पूज्य हैं। मुझे यह कहने में जरा भी संकोच नहीं है कि आज मैं जो कुछ हूं आपके ही कारण हूं। आशा है मेरा यह कथन आप अन्यथा नहीं लेंगी। आपका आशीर्वाद, साथ तथा सहयोग सदा हमारे साथ रहे, बस यही कामना है। जिठानी के परिवर्तित व्यवहार ने एक बार फिर सबको जोड़ दिया था। उसे जब भी कभी अकेलापन महसूस होता, वो निसंकोच चली जाती। छुट्टियों में दिव्या भी उनके पास रहना पसंद करती थी। मन में छाया मैल घुल जाने से संबंधों में प्रगाढ़ता आ गई थी। दिव्या के भविष्य को ध्यान में रखकर उसने उसके पालन पोषण में ही पूरा जीवन व्यतीत करने का निश्चय कर लिया था। किंतु आज दिव्या की चुप्पी ने उसे हिलाकर रख दिया था। पता नहीं यह किस तूफान के आने के पहले की खामोशी है, किंतु वो इस समय मूक दर्शक बने रहने के अतिरिक्त उसके पास अन्य कोई उपाय भी नहीं था। आज के माता पिता की यही तो दुखद स्थिति है कि जिस संतान के लिए वो अपने जीवन के अमूल्य वर्ष अर्पण कर देते हैं, वही कभी कभी उनके लिए अपरिचित हो उठती है। पूर्णिमा को भरोसा था तो केवल इस बात का कि दिव्या ने उसके जीवन में आए उतार चढ़ाव को निकट से देखा और समझा है, अतः वो कभी गलत कदम नहीं उठाएगी तथा वो भी उसके एकांत में बाधक नहीं बनेगी। जब तक वो स्वयं ना बताए, उससे कुछ भी नहीं पूछेगी। दूसरे दिन दिव्या को कॉलेज जाने के लिए तैयार ना होते देखकर पूर्णिमा से रहा ना गया तथा ना चाहते हुए भी पूछ बैठी, बेटा, आज कॉलेज नहीं जाना क्या? मम्मा, किस मुंह से कॉलेज जाऊं? क्लास की दीवार पर ना जाने किसने मेरे और अजय के बारे में उल्टी सीधी बातें लिख दी हैं। शर्म से सिर झुकाते हुए पनियाली आंखों के साथ उसने उत्तर दिया, अच्छा, यह बात है जिसने मेरी बेटी को कल से परेशान कर रखा है। अच्छा, यह बताओ, क्या इन बातों में कोई सच्चाई है? भेदती आंखों से दिव्या को देखते हुए पूर्णिमा ने उससे पूछा, मम्मा आप भी? आश्चर्य से उसे देखते हुए उसने कहा, नहीं बेटा, मैं तुम पर शक नहीं कर रही हूं,
मैं सिर्फ सच्चाई जानना चाह रही हूं। नहीं मम्मा, वो मेरा बस एक अच्छा मित्र है। बेटी, बिना आग के धुआं नहीं निकलता। हो सकता है तुमने और उसने कुछ ऐसा किया हो जो तुम्हारी नजरों में ठीक हो, किंतु अन्यों की दृष्टि में अनुचित रहा हो। मम्मा, हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया, मेरा विश्वास कीजिए। याद करो बेटा, क्या तुम अकेले उसके साथ कहीं गई थी? अकेले तो कहीं नहीं गई, लेकिन दोस्त होने के कारण हम अक्सर कॉलेज कैंटीन में साथ बैठकर लंच करते हैं तथा कभी-कभी लाइब्रेरी में बैठकर पढ़ाई से संबंधित डिस्कशन भी करते हैं। बस बेटा, यही बातें जो तुम्हारे लिए सामान्य थी, वही दूसरों की आंखों में खटकने लगी हैं। बेटा, भले ही आज इंसान चांद पर पहुंच गया हो, स्त्री स्वातंत्र्य की बड़ी-बड़ी बातें करने लगा हो, किंतु मूल रूप में आज भी उसकी सोच सदियों पुरानी है। नर नारी में मित्रता आज भी लोग सहज स्वाभाविक रूप से नहीं ले पाते। लेकिन घबराओ मत, ऐसा कार्य तुच्छ मनोवृत्ति वाले लोग ही करते हैं। कुंठाग्रस्त लोगों का यह ईर्ष्याजन्य व्यवहार है। तुम्हारा संतुलित व्यवहार देखकर वे कुछ ही दिनों में अपने आप ही शांत हो जाएंगे। थोड़ा रुककर उन्होंने फिर कहा, बेटा, मैं एक बात और तुमसे कहना चाहती हूँ। विपरीत सेक्स के प्रति आकर्षण तुम्हारी उम्र का तकाजा है। नर नारी का साथ आग और बारूद के साथ जैसा ही है। कोई कुछ कहे या ना कहे, तुम्हें अपने और अजय के संबंधों में एक सीमा रेखा, लक्ष्मण रेखा को बनाए रखना होगा, क्योंकि नारी के भाल पर लगा एक छोटा सा दाग भी उसकी जिंदगी दुष्कर बना देता है। यदि अजय तुम्हारा सिर्फ दोस्त है, तुम्हारा और उसका मन साफ है, तुम दोषी नहीं हो, तो किसी अवांछनीय हरकत के कारण तुम मुंह क्यों छिपा रही हो? तुम दोनों एक ही कक्षा में हो, तुम्हें उसके साथ उठना बैठना पड़ेगा ही। यदि आज तुम कॉलेज नहीं जाओगी, तो उस कलुषित मानसिकता वाले लड़के की बात को अनचाहे ही सत्य सिद्ध कर दोगी। अपराधी और भी उद्दंड हो जाएगा तथा उसकी कमान से और भी विष बुझे तीर निकलकर तुम्हें और अधिक लहूलुहान करेंगे। तुम यदि आज कॉलेज जाती हो तो स्वयं को निर्दोष तो सिद्ध करोगी ही। तुम्हारे ऊपर उसके आरोप का कोई असर ना होते देखकर उसका मनोबल भी क्षीण होगा तथा वो आगे से ऐसी हरकत करने में हिचकिचाएगा। वैसे भी बेटा, जिंदगी में आने वाली परेशानियों से भागा नहीं जाता, उनका बहादुरी से सामना करना ही जिंदगी है। बेटा, तुम ही तो कहा करती हो, जिंदगी जिंदा दिली का नाम है, मुर्दा दिल क्या खाक जिया करते हैं। अपने चेहरे पर छाई इस मुर्दनी छाया को उतार फेंको और जिंदा दिली से जीवन में आए इस तूफान का मुकाबला करो। अब उठो, जल्दी से तैयार हो जाओ, तब तक मैं टिफिन पैक करती हूँ। घड़ी 8:30 बजा रही थी। आज उसे ऑफिस भी जाना है, अभी नाश्ता बनाना है तथा अपने और दिव्या के लिए टिफिन भी पैक करना है। हाथ मशीन की तरह काम करने लगे तथा मन तरह तरह की आशंकाओं से घिर उठा था। उसके जीवन में भी एक ऐसा ही तूफान आया था। बात तब की है जब उसने नई नई नौकरी प्रारंभ की थी। सेक्रेटरी होने के कारण उसका बॉस के साथ पूरे दिन का उठना बैठना था, पर संकुचित प्रवृत्ति के लोगों को बातें बनाने का अवसर मिल गया। उन्होंने उसके तथा बॉस के संबंध में तरह तरह की बातें फैलानी प्रारंभ कर दी थी। उस समय उसे ऐसा लगा था, चाहे घर हो या ऑफिस, औरत कहीं भी सुरक्षित नहीं रहती। उसका विधवा, जवान और अकेले रहना ही उसका दुश्मन बन बैठा है। ऑफिस में हर कोई उसकी मदद के लिए तैयार रहता। कभी बॉस के साथ उसका नाम जोड़कर उस पर आरोप लगाए जाते, तो कभी उसके अकेले जीवन बिताने की इच्छा पर चिंता जताई जाती। ऐसे लोगों का व्यवहार देखकर कभी-कभी उसे लगता कि दूसरे की जिंदगी में झांकने की यह कैसी मानसिकता है। क्या वो एक अंधेरी गुफा से निकलकर दूसरी अंधेरी गुफा में नहीं आ गई है? एक अकेली स्त्री का समाज में रहना इतना दुष्कर होगा, इस बात का उसे आभास नहीं था।
कभी कभी लगता कि उसे दूसरा विवाह कर लेना चाहिए। कम से कम इन तथाकथित हितैषियों की कड़वी नजर से बच जाएगी। पर तभी दिव्या का ध्यान आता। क्या दूसरा विवाह कर वो दिव्या के साथ न्याय कर पाएगी? क्या पता उसके जीवन में आया दूसरा पुरुष उसे तो अपना ले, पर अगर दिव्या को नहीं अपना पाया तो क्या वो धीरज और अपने प्यार की निशानी को तिरस्कृत जीवन व्यतीत करते देख पाएगी? और तो और वो स्वयं भी धीरज की जगह किसी अन्य को दे पाएगी? नहीं, वो स्वयं दुख और ताने सह लेगी, पर ना तो स्वयं को धोखा देगी और ना ही अपनी बेटी के जीवन के साथ कोई समझौता करेगी। कश्मकश उसका पीछा ही नहीं छोड़ रही थी। वो समझ नहीं पा रही थी कि ऐसे माहौल में वो स्वयं को कैसे समायोजित करे। पर तभी ठंडी बयार के झोंके ने उसके तपते तन मन को शीतलता पहुंचाई। अनर्गल आरोप जब उसके सुसंस्कृत और सोदई बॉस के कानों में पहुंचे, तो उन्होंने अपने अधीनस्थ कर्मचारियों को बुलाकर न सिर्फ डांटा, वरन उसे परेशानी से बचाने के लिए अपनी सूझबूझ का परिचय देते हुए अपने कैबिन में लकड़ी के दरवाजे की जगह शीशे का पारदर्शी दरवाजा लगवा दिया था। तब उसे लगा कि आज भी इस धरती पर इंसान रहते हैं जो स्त्री को सिर्फ देह या हाड़ मांस का पुतला नहीं, वरन इंसान समझते हैं। उसकी इच्छाओं, भावनाओं की कद्र ही नहीं करते, वरन उसके आत्मसम्मान की रक्षा करना भी अपना कर्तव्य समझते हैं। जीवन में आई पारदर्शिता के कारण लोग चुप हो गए थे। जीवन चल निकला था, पर आज एक बार फिर वही समस्या। डर तो उसे इस बात का था कि कहीं दिव्या इन अनर्गल आरोपों के कारण अवसादग्रस्त ना हो जाए। नहीं, वो दिव्या की ढाल बनेगी, उसे समझाने का हर संभव प्रयास करेगी। वो जानती थी कि दिव्या की समस्या नई नहीं है। समय चाहे कितना भी क्यों ना बदल जाए, या हम कितना भी आधुनिक होने का दम क्यों ना भर लें, पर हर काल में लगभग हर स्त्री को जीवन में एक ना एक बार इस तरह की समस्या का सामना करना ही पड़ता है। नर नारी के संबंधों को सदा संदेह की दृष्टि से देखा जाता रहा है। शायद इसका कारण यह भी है कि सेक्स एजुकेशन के अभाव में किशोरावस्था में पदार्पण करते युवा अपने अज्ञान या विपरीत सेक्स के प्रति आकर्षण के कारण दिग्भ्रमित होकर गलतियां कर बैठते हैं, और एक ही चश्मे से देखने के आदी व्यक्तियों को नर नारी के बीच का हर संबंध वैसा ही लगने लगता है। मम्मा, मैं तैयार हूं। तुम्हारा टिफिन भी तैयार है। उसके हाथ में टिफिन पकड़ाते हुए पूर्णिमा ने मुस्कुराकर कहा। दिव्या के स्वर में आत्मविश्वास को देखकर पूर्णिमा के मन की दुविधा समाप्त हो गई थी। उसे दिव्या पर पूर्ण विश्वास था। आखिर दिव्या उसकी बेटी है, जिसने मार्ग में आए हर कांटों को चुन चुन कर अपने लिए निष्कंटक मार्ग बनाया है। अपनी लगन और परिश्रम के बल पर अपने लिए विशिष्ट जगह बनाई है। उसके जीवन में भी ऐसे पल आए थे, पर वो ना डरी और ना ही घबराई। यदि वो ऐसे निरर्थक आरोपों से डरकर या घबराकर बैठ जाती, तो क्या वो दिव्या को सुरक्षित भविष्य दे पाती? सचमुच इस पुरुष प्रधान समाज में एक स्त्री का अकेले रहना सहज नहीं है। पर आज की नारी सारे बंधनों को तोड़ती हुई आगे बढ़ रही है। आत्मविश्वास से भरपूर 21वीं सदी की नारी कामयाबी के ऐसे ऐसे शिखरों को छू रही है जो एक समय उसके लिए वर्जित थे। उसने सिद्ध कर दिया है कि दृढ़ इच्छा शक्ति और आत्मबल से मरुस्थल में भी फूल खिलाए जा सकते हैं। उफनती, शोर मचाती नदी को बांधा जा सकता है। और कहानी यहीं नहीं रुकती, क्योंकि जहां आत्मविश्वास हो, वहां अंत कभी आखिरी नहीं होता। कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट्स में जरूर लिखिएगा। अब मुझे आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।